नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा एपेक्स कैरियर मेकर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएसएससी के द्वारा आयोजित ऑडिटर परीक्षा के प्रीलिम्स का दूसरा हिस्सा करने जा रहे हैं। अब तक हम लोग लगभग 40 प्रश्न इसके पहले भाग में व्याख्या कर चुके थे। हम लोगों को यह ध्यान में रखना है कि प्रश्नों की व्याख्या करते समय यह डिकोड किया जा सके कि आने वाले दिनों में यदि बीएसएससी कोई परीक्षा आयोजित करती है तो कौन कौन से प्रश्न आज की तारीख में पूछे जा सकते हैं। चलिए बिना विलंब किए हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित को उचित रूप में मिलाइए। एक तरफ यूरोप की भाषाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ बोली जाने वाली जहाँ ये जगह हैं जहाँ ये बोली जाती है। अब देखिए इस प्रश्न की प्रकृति कैसी है। पहले झलक में तो आप इसे देखकर कहेंगे कि ये सामान्य जानकारी का प्रश्न है, लेकिन मूलतः यह प्रश्न जो है वह जिस समय यूरोप के अधिकतर देश जैसे कि फ्रांस या पुर्तगाल या ब्रिटेन ये विश्व में फैल रहे थे, यानी ये 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के बाद में विश्व में अलग अलग जगहों पर अपने उपनिवेश को स्थापित कर रहे थे। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूरोपीय कंपनियां कहाँ कहाँ पर फैली थी। जैसे भारत में अधिकतर यूरोपीय कंपनियां आई, पुर्तगाल आया, डच, डेनिश, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, स्वीडन भी आए, तो उनके साथ उनकी भाषा भी यहाँ पर है। यह बात अलग है कि आज का भारत उनके बहुत सारे प्रभावों से मुक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी तो हम लोग बोलते हैं। बहरहाल इस प्रश्न के अनुसार हमें यह जांचना है कि कहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो फ्रेंच अल्जीरिया, इटालियन लीबिया में बोली जाती है, इटालियन इटली की भाषा है। पुर्तगाली ब्राजील का एरिया जो था वो बोला जाता था, और स्पेनिश जो है वो मैक्सिको में बोला जाता है। यानी कि A5 के साथ सिर्फ विकल्प एक ही तो है। आगे बढ़ते हैं, इस क्रम को हम लोग देखेंगे। इस प्रश्न ने हमें क्या बताया कि यदि हम बीएसएससी की परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो क्या तैयार करके जाएं, इस प्रश्न से क्या क्लू लेकर जा सकते हैं। तो यह प्रश्न हमें यह क्लू देता है कि विश्व में जब उपनिवेशवाद का दौर चल रहा था, उपनिवेशवाद, और इस उपनिवेशवाद में जो विश्व में यूरोपीय देश अपनी जड़ें जमा रहे थे, तो यूरोपीय देश भारत के अतिरिक्त कहां कहां गए, अतिरिक्त कहां कहां गए। जैसे कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो भारत से आते हैं और पर्टिकुलर बिहार से आते हैं। जैसे बिहार की भाषा भोजपुरी, राइट, और भोजपुरी कहाँ बोली जा रही है, मॉरिशस में। इसकी भी कहानी आप लोग को पता होगा, गिरमिटिया मजदूर के बारे में आप लोग जानते होंगे। त्रिनिदाद टोबैगो, ये जो जगह है जहां पर यहाँ के लोग अंग्रेजों के समय में ही उपनिवेशवाद के दौर में वहां पर गए, वहीं पर जाकर रह गए। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ लैंग्वेज हुआ, इसके पीछे का क्या तर्क है, क्या समय है, इसे आप लोग को समझना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 डिग्री चैनल अलग करती है। अब देखिए ये सापेक्ष कहां से लिया गया, हमारे सामने विकल्प है, ये हम लोग देखेंगे। बहरहाल मैं यदि बता दूं विकल्प के अनुसार इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय है। लेकिन मुझे सिर्फ उत्तर नहीं बताना है, ये तो मैंने पहले दिन ही आपको बता दिया है। जहां कुछ थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल टॉक है उसे भी करना है, जहां कुछ ऐसी विशेष बातें हैं वो बतानी है। 9 डिग्री क्यों कहते हैं, पहले इसे समझ लेते हैं। अब आप यह जानते ही होंगे कि भारत की जो मुख्य भूमि है
वह 8 डिग्री से शुरुआत होती है। यानी कि यदि मैं आपसे कहूं कि एनसीईआरटी यदि आपने पढ़ा है तो क्लास 9 में बताया गया है इंडिया लोकेशन, या क्लास 11 की इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो चैप्टर 1 में ही है इंडिया लोकेशन, इंडिया लोकेशन, राइट। अब वहां पर आपसे ये प्रश्न, यहां पर वो बातें की गई होगी कि इसका एक्सटेंशन कितना है, ठीक है। तो एक्सटेंशन आपको पता होगा कि ये विश्व के मानचित्र में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है। और जो इसका मुख्य भूमि है जो तमिलनाडु के आसपास से स्टार्ट होता है वो 8 डिग्री से शुरू होता है, राइट। ये 8 डिग्री। अब सवाल आपसे पूछा कि ये जो डिग्री के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, तो 8 डिग्री और 9 डिग्री के बीच में क्या है, तो लक्षद्वीप और मिनी कॉय के बीच में ये है, ठीक है। ऐसे आपको मैं बताऊं कि भारत की मुख्य भूमि भले ही 8 डिग्री से शुरू होती है, लेकिन भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कुछ यहां पर है, यहां पर है। आपसे ये जो सवाल पूछा गया डिग्री, 8 डिग्री और 9 डिग्री, तो इसकी स्थिति क्या है आप इससे मैप वर्क करके समझ सकते हैं। यानी आप आपको इस प्रश्न से क्या सीखना चाहिए, इंडिया का जो एक्सटेंशन है उसे बहुत बेहतर ढंग से करके जाए, और इसके आसपास वाटर बॉडीज या फिर जो कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी जो विभाजन करने वाली लाइन है उन्हें ध्यान में करके जाना है। यानी मैप ऑफ इंडिया, मैप ऑफ इंडिया बेसिक्स करके जाना है। यहां से प्रश्न आपको पूछेगा। हमें पीवाईक्यू पढ़ते समय यह ध्यान में रखना है कि हर सवाल आपके लिए एक हिंट्स है कि आने वाले दिनों में और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? अब देखिए यह सवाल एक बार फिर से इंडियन ज्योग्राफी से है। 11th की इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे और इंडियन ज्योग्राफिकल डिवीजन देखेंगे तो यहां से यह प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न के अनुसार तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है। अब ये देखिए, ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा है, लेकिन ये भारत की सबसे ऊंची चोटी भी पूछ सकता है क्योंकि ये भारत की सबसे ऊंची है। विश्व का सबसे पहला माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, और इसकी जो ऊंचाई है वो 8848 पहले थी, अब है 8850 मीटर, राइट। अब देखते हैं K2 का पोजीशन, यानी थोड़ा मैप वर्क अगर आप कर लें तो आपको ध्यान में रहेगा यह प्रश्न हमेशा के लिए। देख लीजिए, ये भारत का मानचित्र है और भारतीय हिस्से में जो माउंटेन रेंजेस हैं और उनके ऊपर जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं, है ना, उसे देखते हैं। जो मैं यहां पर बता रहा था K2 8611 मीटर, दूसरा जो है वो नंदा देवी 781 सेंटीमीटर, ये पहला सबसे ज्यादा, भारत का ये दूसरा सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से ये है। मैं अब मेरे पास इतना रूम नहीं है कि मैं हर सवाल के साथ विस्तृत रूप से उसके तथ्यों को समझाता चलूं, लेकिन मैं एक हिंट्स देकर आगे बढ़ सकता हूं, ताकि यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप इसे दोहरा लें, और यदि आपको नए सिरे से इसे समझना है तो हम लोग एक फाउंडेशन बैच लेकर आएंगे, वहां पर इन चीजों को थोड़ा विस्तार रूप से समझाएंगे। मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं कि जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न के आंसर की सोर्सिंग आप यहां से देख सकते हैं। 8611 मीटर, और नंदा देवी जो दूसरा होगा 781 सेंटीमीटर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या क्या है? यानी कि एडिटर का जो मैंने सेकेंड पार्ट उठाया उसमें सिर्फ ज्योग्राफी के सवाल आ रहे हैं, लेकिन ज्योग्राफी के बहुत बेसिक सवाल आ रहे हैं। सिर्फ इंडिया लोकेशन चैप्टर को यदि आप ध्यान से करके जाएंगे, जो 11th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है इंडियन ज्योग्राफी का, तो वहां से ही अभी 2-3 सवाल आ गए। अब समुद्र तट से छूने वाले राज्यों की संख्या क्या है आप याद करें, उससे बेहतर है कि मानचित्र में पहुंच जाए, ठीक है। अब मैं मानचित्र में एक तरफ से आगे बढ़ता हूं।
और फिर संख्या गिनता हूं। सबसे पहले गुजरात। आपसे सवाल ये भी पूछेगा, भारत में समुद्र तट सबसे ज्यादा कौन सा राज्य शेयर करता है? तो उसका भी उत्तर गुजरात ही है। ये सबसे ज्यादा, राइट, ये एक सवाल हो गया। सबसे कम तो गोवा है, गोवा सबसे कम। ये 11th ज्योग्राफी का पहले चैप्टर का ही हिस्सा है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, पहला राज्य ये हो गया, दूसरा राज्य ये हो गया, तीसरा गोवा हो गया, चौथा कर्नाटका हो गया, पांचवा केरला हो गया, छठा तमिलनाडु हो गया, सातवां आंध्र प्रदेश हो गया, आठवां तेलंगाना हो गया। तेलंगाना नहीं है, माफ कीजिएगा, तेलंगाना नहीं है। सातवां आंध्र प्रदेश हो गया, आठवां उड़ीसा हो गया, और नौवां वेस्ट बंगाल हो गया, राइट। बांग्लादेश तो खैर। और यहाँ पे जो त्रिपुरा, जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीन तरफ से, ये जमीन से भी जुड़ा हुआ है। बाकी तो मिजोरम, यानी कि 9 ऐसे राज्य हैं जो आपको समुद्र से घिरे हुए हैं। सवाल यहाँ से पूछा जा चुका है पहले अन्य सारी परीक्षाओं को अगर मैं देखूं तो एक सवाल तो ये पूछा कि सबसे ज्यादा समुद्र तट कितना, तो गुजरात है। सबसे कम कौन, तो गोवा है। और भारत में कितने राज्य, 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट से घिरे हुए हैं। अगर डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछते तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा किलोमीटर लंबाई कौन कौन सा है। तो ये थोड़ा डाटा का मामला हो जाएगा, इसे थोड़ा आपको देखना होगा। वैसे भी मैं आपको बता दूं, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स सामान्य अध्ययन का एक ऐसा खंड है जहां पर आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके लिए आपको आंकड़ों को बार बार दोहराना होगा। इतिहास के अधिकतर जो प्रश्न होते हैं वो एनालिटिकल प्रकृति के ज्यादा होते हैं, व्याख्यात्मक शैली के ज्यादा होते हैं, तथ्य ज्यादा होते हैं, और उन्हें तथ्यों को जोड़कर आपके सामने रखना होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं, 4 विकल्प दिए हुए हैं, कपूरथला, पेरम्बूर, वाराणसी और जमशेदपुर। अब मैं इस प्रश्न का उत्तर तो मैं बता दूं कि वाराणसी है, लेकिन यहां पर हिंट्स क्या। डीजल के इंजन, रेलवे के इंजन जो हैं, बिहार में भी कुछ जगहों पर कारखाने चलते हैं। जैसे बिहार में जो कारखाने चलते हैं, एक आपको मढ़ौड़ा है, मढ़ौड़ा जो कि सारण जिले में होता है। जब लालू प्रसाद यादव यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, सॉरी रेलवे मंत्री थे, केंद्र में रेलवे मंत्री जब बने थे, तो उन्होंने बिहार में इसकी शुरुआत कराई थी। इसके पहले आपको बेला एक जगह है गया में, वहां पर भी इसकी फैक्ट्री चलती है। तो बिहार में जो प्रोजेक्ट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर कुछ ऐसे कंपनी हैं, वो आपसे आपके लिए सवाल है, जैसे मुंगेर में है या फिर किसी अन्य अन्य जगहों पर है। तो बिहार की जो इंडस्ट्रीज हैं, बिहार की जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपके लिए सवाल। अगला प्रश्न है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? काफी प्रसिद्ध नाम है ये। तो सिर्फ ये प्रश्न क्या, आपको मैं हिंट दूं कि जैसे इस प्रश्न का उत्तर तो बैडमिंटन है, लेकिन मैं इस प्रश्न से कुछ हिंट्स लेता हूं। वैसे स्पोर्ट्स पर्सन जो हाल फिलहाल समाचार में हो, अभी हाल फिलहाल किसी वजह से समाचार में हो, तो जो मेरा गेस है, अभी महिला विश्व कप हुआ, राइट, और महिला विश्व कप में कुछ खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अभी महिला विश्व कप जो एक और हुआ है, एक तो महिला विश्व कप हुआ, और एक नेत्रहीन लोगों का जो महिला विश्व कप हुआ, दोनों की ही विश्व विजेता भारतीय टीम बनी है। तो उनमें से कोई नाम जो है वो हो सकता है प्रश्न के रूप में आए, इसे ध्यान में रखना चाहिए। अभी WPL एक होता है आईपीएल की तर्ज पर, वुमेन प्रीमियर लीग, इसमें भी कुछ नाम ऐसे हैं जो अभी बहुत न्यूज में है, जैसे दीप्ति शर्मा का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। तो वैसे नाम जो अभी हाल फिलहाल समाचार में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो चाहे वो किसी अन्य सेक्टर से हो, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, इससे बड़े 3 कौन है?
तो भारत रेलवे में, सड़क में, वायुयान में, ये भारत ये वैश्विक यातायात में रैंकिंग कहाँ है? 12th एनसीईआरटी में आप जाएंगे तो इसका हल मिलेगा, मैं सोर्स बता रहा हूं। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार रशिया, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, ये सभी जो है वो भारत से 3 सबसे बड़े, इसके बाद कनाडा होगा, भारत के बाद कनाडा होगा, राइट। इसे थोड़ा सा रैंकिंग के लिहाज से देख लेते हैं। देखिए ये है, सबसे पहले स्थान पर है अमेरिका, जो लगभग 1.5 लाख किलोमीटर का एरिया कवर करता है। उसके बाद लगभग लाख के हिसाब से है रशिया, फिर उसके बाद से चौथे स्थान पर है चाइना, उसके बाद से रशिया, और उसके बाद से चाइना, जो कि 65,000 के आसपास है। ठीक है, तो भारतीय रेलवे से कुछ बेसिक सवाल जो है वो आपके लिए आ सकते हैं। आगे देखते हैं, भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा आया? पॉलिटी का सवाल है, और इसका उत्तर जो होगा एम.एन. रॉय है। इसका उत्तर क्या है? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय। आपको मैं बताऊं कि एम.एन. रॉय भारतीय राजनीति में कम्युनिस्ट विचारधारा को रिप्रेजेंट करते थे। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को ये रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, उस स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग विचारधारा के लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। एम.एन. रॉय उनमें से ही एक ऐसे पॉलिटिशियन थे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न पूछा, भारतीय संविधान के बारे में बताना है। पहला वाक्य, यह पूर्ण रूप से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। यह भारत सरकार के एक्ट 1935 के आधार पर केवल बनाया गया है, ये भी गलत है। यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है, यह मौलिक है। सी नंबर ऑप्शन सही है। इस प्रश्न से क्या हिंट्स मिला? यह प्रश्न यह बताता है कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या है। भारतीय संविधान के स्रोत क्या है? संविधान के स्रोत क्या है? सवाल बहुत मूलभूत सवाल है, बेसिक प्रश्न है। इसमें पहला, कुछ बाह्य स्रोत हैं। बाह्य स्रोत का मतलब होता है कुछ ऐसे देश जिनके संविधान ने हमारे संविधान के निर्माण को प्रेरित किया, जैसे यूएस, जैसे कि जापान, जर्मनी, यूके, सोवियत संघ, आयरलैंड, राइट। तो ये सभी जो है वो बाह्य स्रोत है। आंतरिक स्रोत कौन कौन से थे? जैसे जब ब्रिटिशर्स भारत में आए और वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में शासन करना शुरू किए, बंगाल प्रक्षेत्र, फिर और धीरे धीरे अन्य जगहों पर, तो बहुत सारे एक्ट्स के माध्यम से भारत पर वो शासन किए। साथ ही साथ जो स्वतंत्रता संग्राम चली थी, तो जो स्वतंत्रता संग्राम भारतीय परिप्रेक्ष्य से प्रस्तुत किया गया था, तो भारतीय राजनेताओं ने भी समय समय पर कुछ कुछ योजनाएं लाई। जैसे 1924 की जो स्वराज दल थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया, उसने भी संविधान की एक प्रारूपिका बनाई थी, वहां से भी कुछ बातें ली गई। तो इंटरनल, आंतरिक स्रोत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बहुत महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बहुत महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है, या फिर जो भी मैंने बताया अन्य स्रोत। तो स्रोत कौन कौन से हैं, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति किस पे निहित रहती है? देखिए, यहाँ राज्य का मतलब कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ का राज्य का तात्पर्य सरकार है। तो सरकार की जो वास्तविक ताकत है वो किसके अंदर निहित है? तो अभी वर्तमान में यदि मैं आपसे पूछूं कि किसकी सरकार है केंद्र में, तो आप कहिएगा कि केंद्र सरकार जो है वो एनडीए एवं उसके सहयोगी दलों की है। भारतीय जनता पार्टी में उसकी सहयोगी दलों का समूह है एनडीए। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो मंत्री परिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा होती है, एक लोकतांत्रिक, भारतीय लोकतांत्रिक में यही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं
अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद हिंदी में, और समाजवाद का तात्पर्य होता है जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज यानी कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों का बराबर रूप से वितरण हो, अधिकार को लेकर कोई रशाकसी ना हो, वर्ग संघर्ष ना हो, सामाजिक समरूपता हो, ये सारी चीजें एश्योर की जा सके। राइट। विकल्प को देखते हैं। आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करना, राजनीतिक और धार्मिक मामलों में असमानता, आय और स्थिति में असमानता को समाप्त करना, और मानकों को वर्ग आधारित समाज को समाप्त करना। तो इसका सही क्या होगा? आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में जो असमानता है उसको दूर करना, इसको दूर करना। आर्थिक, पहला जो विकल्प है आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में, इससे जुड़ा हुआ एक तथ्य मैं बताऊं, यानी कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उससे सवाल बार बार पूछा गया है। प्रस्तावना से क्या सवाल पूछा गया? प्रस्तावना या जिसे उद्देशिका भी कहते हैं, प्रस्तावना या उद्देशिका से जो सवाल है वो ये है कि इसे एक बार अमेंड किया गया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अमेंडमेंट हुई थी। राइट। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और आपको समाजवाद, पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द जो हैं उसमें एड ऑन किए गए थे। ठीक है, यही भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जो लागू हुई थी 26 नवंबर 1949 को ये संविधान। ठीक है, थोड़ा इससे जुड़ा हुआ मैं जानकारी बता दूं कि भारतीय संविधान की बनने की प्रक्रिया, भारतीय संविधान के बनने की प्रक्रिया में 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई, पहली बैठक जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर को इसकी दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, और ये अध्यक्ष जो दूसरी बैठक हुई थी, इस दूसरी बैठक में जो इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, ये इन्हें परमानेंट रूप से बनाया गया था। फिर 13 दिसंबर को उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उद्देशिका प्रस्ताव में ही ये बताया गया था कि आने वाले दिनों में जो हमारा संविधान काम करेगा या बनाया जाएगा वो किस तरीके से और किस लाइन पर बनाया जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अस्पृश्यता का समाप्त कर दिया है और अपने अभ्यास करने के लिए ये दंडनीय है। अस्पृश्यता का अंत, ये किस अनुच्छेद की बात करता है? तो बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको ध्यान में रखना है और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को याद करना है। इसका उत्तर अनुच्छेद 17 है, लेकिन मैं इससे संबंधित थोड़ी जो बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूं। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं जिनकी संख्या 6 है, जिसमें समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब आपसे वैसे प्रश्न पूछे गए जो आपको अनुच्छेद से पूछे, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको अनुच्छेदों की संख्या स्पष्ट रूप से याद नहीं है, तो क्या करना चाहिए? ये बेसिक याद कर लेना चाहिए कि जिसकी वजह से समानता आए तो वो 14 से 18 के बीच में होगा, स्वतंत्रता हो 19 से 20 के बीच में होगा, शोषण के विरुद्ध की बात हो तो 30 से 24 के बीच में होगा, धार्मिक स्वतंत्रता के बीच की हो तो 25 से 28 होगा, संस्कृति और शिक्षा हो तो 29 से 30, और संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32। इसी अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा भी कहा है। किसने? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न, कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही कर सकते हैं? ये राष्ट्रपति से प्रत्यक्ष रूप से सवाल पूछा गया। बहुत बेसिक प्रश्न है। राष्ट्रपति को कौन, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, उम्र सीमा वगैरह वगैरह, ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बेसिक सी हैं। इसका वोटिंग कौन करता है, इससे भी हो सकता है प्रश्न हो। तो लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं, वोट देते हैं, राज्यसभा के भी होते हैं, और ये संसद के हिस्सा भी होते हैं। संसद के 3 हिस्से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इन दोनों हाउसेज में कहीं भी, तो संसद का कोई भी सदन जो होगा वहां पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है राष्ट्रपति से बेसिक बात,
महाभियोग के लिए कितने सदस्यों की अनुमति की आवश्यकता है, यह भी। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न, कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वो पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? अब ये प्रश्न जो है वो सारे के प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी से ही लिए जाते हैं, बिल्कुल अलग नहीं रहते हैं। सभी के सभी प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी से है। अब मैं आपको ये बताऊं कि पॉलिटिकल साइंस का ये सवाल था, जो ये अलग अलग समय में प्रधानमंत्री बने हैं उनको विकल्प को देखा जाए तो राज्यसभा से चुने जाने वाले में सबसे पहला नाम इंदिरा गांधी का आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव जीत कर आते थे। बाद में इंदिरा गांधी भी लोकसभा से चुनकर आई जाने लगी, लेकिन जब पहली दफा ये प्रधानमंत्री बनी थी तो उस समय ये राज्यसभा की सदस्य थी। राज्यसभा यानी प्रधानमंत्री या कैबिनेट में कोई मिनिस्टर बनने के लिए आपको संसद सदस्य होना चाहिए, चाहे वो राज्यसभा या लोकसभा। अभी वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा से चुनकर आते हैं, बनारस से चुनाव जीत कर जाते हैं। लेकिन इसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो वो राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे और असम से उनको चुनकर भेजा जाता था। और भी बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, खास करके वैसे दौर में जब गठबंधन की राजनीति बहुत चरम पर थी। जैसे इंद्र कुमार गुजराल का नाम मुझे याद आता है, एच डी देवेगौड़ा का नाम आता है। एच डी देवेगौड़ा से तो ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो सदन के सदस्य, संसद सदस्य नहीं थे बल्कि विधानसभा के सदस्य थे। बाद में वो राज्यसभा मेंबर बने होंगे और भारत के प्रधानमंत्री बने होंगे। ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई बातें थोड़ी डिटेल्स में हम लोग क्लासेस में करेंगे। बहरहाल प्रश्न करते समय हमें यह डिकोड करना है कि हमें और कौन कौन से प्रश्न गेस कर लेने चाहिए जो आने वाले दिनों में हमारे लिए प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य के मुख्यमंत्री, ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा, भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है यदि, यानी कि ये सवाल आपसे पूछा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग ले सकते हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा और जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं राज्यों के, अलग अलग राज्यों के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा के सदस्य, वो सबके सब, यानी एमपी लोकसभा, एमपी राज्यसभा और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसमें कौन नहीं, वो स्वयं प्रत्याशी हो नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, उस राज्य की विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने वाला हो नहीं, वह राज्य की विधान परिषद का सदस्य हो, एमएलसी। एमएलसी, हाँ ये उत्तर हो जाएगा। यदि वह एमएलसी है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर नहीं है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर नहीं, वो राज्य की विधान परिषद का सदस्य होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट थोड़ा आपको समझ में आया होगा। राइट, अभी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, 6 राज्य हैं जहां पे एमएलसी यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, अपर हाउसेज है। बिहार भी उसी में है और मैं आपको बता दूं बिहार के जो सीएम है माननीय नीतीश कुमार जी, वो भी एमएलसी हैं, एमएलए नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्च न्यायालय के जजों, न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? आपको मैं बताऊं कि कुछ ऐसे पद हैं जिनके जिनके चयन को लेकर राष्ट्रपति को एकाधिकार प्राप्त है। जब कोई गाइड बुक पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द लिखता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब यह होता है कि राष्ट्रपति ही उसे हटा सकता है। कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी बिहार में, उसको लेकर काफी चर्चा हुई थी, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ। 71वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई, प्रीलिम्स हुआ, उसमें क्वेश्चन आउट हो गया, इसको लेकर काफी हो हंगामा हुआ और जो बीपीएससी के चेयरमैन थे उनके खिलाफ काफी विरोध हुई, 1 महीना से ज्यादा विरोध हुआ, लेकिन उनको पद से नहीं हटाया गया। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार की अब यह क्षमता नहीं होती कि बीपीएससी के चेयरमैन को सैक करे, हटा दे। राइट, अब ये राष्ट्रपति की बात होती है। उसी तरीके से उच्च न्यायालय के जज और न्यायाधीशों की संख्या निर्धारण करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आप बेसिक जानकारियां ही हैं, इसे आपको समझना है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश। अध्यादेश शब्द होता है जब अध्यादेश
अध्यादेश शब्द का मतलब है जब सदन काम न कर रहा हो, यानी कि साल भर में तीन दफा हाउस चलता है। सबसे पहला बजट सत्र, फिर मानसून सत्र और शीत सत्र। अगर इस बीच में यानी कि सदन की कार्यवाही चलती हो तब तो कानून बनता ही बनता है, लेकिन अगर कार्यवाही नहीं चलता हो और उसके बावजूद भी कुछ ऐसा काम करना हो, कोई नियम लाना हो, तो केंद्र सरकार की केस में राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्य सरकार के केस में राज्यपाल यह अध्यादेश जारी कर सकता है। सवाल बस यही पूछा था। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश द्वारा अनुमोदित है, और वो कौन है? राज्य विधायिका। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदित है? राज्य विधायिका। ठीक है, चलते हैं अगला। 1983 में प्रूडेंशियल विश्व कप। अब देखिए ये प्रश्न जो है ना, एक हिंट्स है। वो क्या? ये हिंट्स क्या है? जैसे मैं आपको ये बता दूं कि भारत अभी या कभी किसी वर्ल्ड लेवल पर, वैश्विक स्तर पर कोई विशेष काम किया है, तो वो हमारे लिए समाचार है। ये प्रूडेंशियल विश्व कप क्या था? जैसे आज के डेट में इसे कहा जाता है आईसीसी विश्व कप। और आपको पता ही होगा आईसीसी विश्व कप जो है अब टी20 होने लगा है, नहीं तो पहले ये ओडीआई वर्ल्ड कप होता था, फिर अब टी20 होने लगा है, अब टेस्ट चैंपियनशिप होने लगा है ना? तो आपके लिए प्रश्न क्या बना? आपसे ये पूछा कि 1983 में क्यों? क्योंकि पहली दफा भारत विजेता बना था। पहली बार भारत विश्व कप क्रिकेट जीता था, राइट? अब आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है, और ये सवाल जो है वो 2012 का है, और मैं ठीक ठाक रिकॉल कर पाता हूं कि भारत ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 में जीता था। तो 2012 में जो प्रश्न पूछा गया, थोड़ा परिवर्तित करके पूछ दिया गया कि भारत पहली दफा विश्व कप कब जीता था। यह सीधा प्रत्यक्ष सवाल ना पूछ के पूछा गया कि अच्छा, कि उस समय वेस्ट इंडीज को इसने हराया था, राइट? वेस्ट इंडीज 183 का रन चेस नहीं कर पाई थी, है ना? और उस समय वेस्ट इंडीज के जो कप्तान थे वो क्लाइव ब्लायड थे। ये सवाल पूछा। आपसे हिंट्स क्या हो गया? अब भारत हाल फिलहाल टी20 वर्ल्ड कप जीता है, एशिया कप जीता है, या फिर कोई चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किसको हराकर जीता है, कब जीता है, और जो विपक्षी टीम है उसका कप्तान कौन है। और यो भी तो भारत में क्रिकेट इतना फेमस है, इस तरीके के सवाल मैं उम्मीद करता हूँ शायद ही किसी को परेशान करे, आसानी से हल बना सकते हैं। लेकिन ध्यान में बस रखना है, मुझे काम है जागरूक कर देना। आप ये ध्यान में रखकर जाएं किस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अब ये जो प्रश्न है इसकी प्रकृति क्या है? ये इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं उनकी मूल प्रकृति क्या होती है? जो विविध तरीके के प्रश्न होते हैं, विविध सेक्शन जो होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, और उनके उनकी स्थिति कहाँ है, ठीक है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो हेडक्वार्टर है वो संभवतः लॉस एंजल्स में, ठीक है? आगे चलते हैं। 1954 ईस्वी में आरंभ प्रथम भारत रत्न सम्मान नहीं मिला था। अब जैसे भारत रत्न से सवाल पूछा तो 1954 से ही शुरू हुआ था, और पहली बार में एक साथ 3 आदमी को सवाल ये भारत रत्न सम्मान दिया गया था। उसमें सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन, जिनके जन्म जयंती को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ये पहले उपराष्ट्रपति भी थे, दार्शनिक, बाद में राष्ट्रपति भी बने, दूसरे राष्ट्रपति। उसके बाद से सीवी रमन को भी मिला था, जाने माने वैज्ञानिक थे। एम विश्वेश्वरैया को बाद में मिला था, 1955 में इन्हें मिला था, ठीक है? तो 54 में इन 3 लोगों को मिला था। अब आप बिहार से आयोजित होने वाली परीक्षा को जा रहे हैं, तो बिहार से अब तक जो भारत रत्न हुए हैं उनको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ पहला भारत रत्न प्राप्त करता यानी पहले साल, और साथ ही साथ जो सबसे अंतिम साल में नागरिक पुरस्कार हुए उनको ध्यान में रखना है। तो 2024 में 2 लोगों को नागरिक पुरस्कार में मिला था भारत रत्न। बिहार से उनमें एक नाम कर्पूरी ठाकुर का बिहार से ऐसे
भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति में एक नाम तो आप सभी को विदित होगा, और वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उसके बाद से उसके बाद से अ, बिहार में जयप्रकाश नारायण, राइट। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये भी बिहार से हैं। और उसके बाद से नाम नीचे कट गया है, कर्पूरी ठाकुर। 2024 में 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी को मिला था। कर्पूरी ठाकुर जी को मिला था, जो बिहार के प्रथम वैसे सीएम बने जिन्होंने बिहार में पहली दफा रिजर्वेशन की बात कही थी, है ना। तो ये कुछ 3-4 नाम हैं जो कि बिहार से जुड़े हुए हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखकर जाना चाहिए। 4 नाम। ठीक है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस लेखक ने 2 बार बुकर पुरस्कार प्राप्त किया था? अब देखिए, बुकर पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, राइट। तो इस प्रश्न का, चूंकि ये प्रश्न जो है 2012 में पूछा गया था, और उस वर्ष के कुछ ऐसे नाम होंगे जो समाचार में होंगे, और उस समय ये प्रश्न लिया गया था। संभवतः इसका उत्तर मार्गरेट एडवर्ड है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमें क्या ध्यान में रखकर जाना है यदि आप बिहार की परीक्षाओं के लिए जाते हैं, तो अभी हाल फिलहाल की परीक्षा के लिए जाते हैं, तो भारत की तरफ से अब तक जो बुकर पुरस्कार हैं जीतने वाले लोग भारतीय मूल के, वो किन किन पुस्तकों के लिए और कब, उनका नाम देख लेते हैं। तो वी एस नायपॉल है ना, 1971 में। सलमान रुश्दी है, अरुंधति राय है, किरण देसाई हैं, अरविंद अडिग हैं, और गीतांजलि श्री, जो सबसे हाल फिलहाल में इन्हें बुकर पुरस्कार। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विधान चंद्र राय, बड़ा अद्भुत है। विधान चंद्र राय का संबंध बिहार से, लेकिन ये पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हुए। अब कारण क्या था कि बिहार और बंगाल अलग एक समय में नहीं था। आपको पता ही होगा कि पहले फेज में बिहार और बंगाल एक साथ था, तो बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग होता है, और फिर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से भी क्या होता है, बिहार अलग होता है। तो उड़ीसा से बिहार अलग होता है। तो बहुत सारे ऐसे बिहार के लोग हैं जो बंगाल में थे। विधान चंद्र राय जाने माने चिकित्सक थे। विधान चंद्र राय जो थे वो चिकित्सक थे। 1 जुलाई 1 जुलाई आपको पता ही होगा कि डॉक्टर्स डे मनाया जाता है इन्हीं के सम्मान, राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, और आपसे पूछा गया है कि सही कालानुक्रमिक अनुक्रम कौन है जो विश्व के 7 आश्चर्यों के बीच में निम्नलिखित का निर्माण किया गया। अब 7 आश्चर्य से रिलेटेड सवाल क्यों पूछा गया है, पहले तो मैं इसके आंसर की ओर चलूं। अब 7 आश्चर्य क्यों? क्योंकि 7 आश्चर्यों की सूची को लेकर 2 सूची तैयार की जाती है, जो पहले था और फिर बाद में वोटिंग के आधार पर भारत की तरफ से ताजमहल को विश्व की 7 आश्चर्यजनक सूची में शामिल किया गया। लेकिन एक भारतीय होने के नाते तो मुझे यह लगता है, खास करके भारतीय विषयों को, मानविकी विषयों को मैं पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो आश्चर्यचकित करने वाले हैं। लेकिन 7 आश्चर्यजनक सूचियों में जो कालक्रम दिया गया है वो उस समय तैयार की गई थी, और वोटिंग चूंकि 2011 के आसपास ये समाचार में था, तो विकल्प बी था आंसर। चीन की दीवार 220 से 206 ईसा पूर्व में हुनों के आक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक सब लोगों की मदद से बनाया गया था। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, ये थोड़ा सा न्यूज में आ भी सकता है और ये प्रश्न भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसी से प्रेरित होकर अभी विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है बिहार के पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में, महावीर मंदिर के तत्वाधान से, राइट, जिसे विराट रामायण मंदिर कहा गया था। विराट रामायण मंदिर। एक केस भी था कि ये अंकोर वाट मंदिर वालों ने कहा था कि आप उसी की तरह मंदिर नहीं बना सकते हैं,
बाद में ये मामला सुलझाया गया, थोड़ी बहुत परिवर्तन के साथ विराट रामायण मंदिर बनाया गया। तो उसकी प्रेरणा जो है वो अंकोर वाट मंदिर है। और यूनिक बात, कंबोडिया में हिंदू धर्म या सनातन धर्म के मानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, काफी कम है। ठीक है। इटली की पीसा की झुकी मीनार 1319 ईस्वी में बनी थी और शाहजहां द्वारा ताजमहल 1653 ईस्वी में पूरा करवाया गया था, जो इन 7 आश्चर्यों में सबसे नवीनतम कह सकते हैं मॉन्यूमेंट। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक देश में आयकर का दर सर्वाधिक है? आपको मैं बताऊं कि जापान एक ऐसा देश है जहां पे आयकर लगभग 50% से ज्यादा है, 50% से ज्यादा। और इसके पीछे यहाँ का ज्योग्राफिकल कारण है, काफी कम जगह है, काफी मतलब आप कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी, राइट। तो वहां पर इस तरीके का स्थिति है। अगला है माइक्रो क्रेडिट। देखिए, माइक्रो क्रेडिट अथवा गरीबों के साथ बैंकिंग की प्रस्ताव को ग्रामीण क्रेडिट के क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नई धारणा है। निम्न में से किस देश के साथ यह प्रस्ताव सफलतापूर्वक बंधन हो चुका है? भारत, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। तो ये न्यूज था बांग्लादेश से। क्यों, मैं बता दूं, मोहम्मद यूनुस, अभी तो तत्काल ये भी न्यूज नहीं है, आपको पता ही होगा कि बंगाल में, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को ही वहां के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में जगह दिया गया है। इन्होंने ही ग्रामीण बैंक की कल्पना की थी। और ये ग्रामीण बैंक का मूल काम क्या था कि गांव की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए पैसा देना, है ना। और इस कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। यानी कि जो मोहम्मद यूनुस हैं वो क्या है, नोबेल पुरस्कार विजेता है, राइट। तो ये नेपाल से, सॉरी, बांग्लादेश से ये प्रश्न आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है। ये सवाल पूछा है एक बार फिर से इंडियन ज्योग्राफी से ही। सवाल ये पूछा कि भारत में जो वर्षा होती है उसका घटता हुआ क्रम, है ना। तो आपको मैं बताऊं कि पश्चिम से पूरब तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर आप जाएंगे, अब ये थोड़ा सा मैप वर्क चाहता है या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा डिस्कशन चाहता है कि किन वजहों से। तो भारत में मानसून जो है उसकी दो धारा है, एक बे ऑफ बंगाल से निर्देशित होती है, एक अरेबियन से निर्देशित होती है। उन वजहों से ये कारण बनता है पश्चिम से पूरब तथा उत्तर से पश्चिम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर नहीं रहा? अब ये सवाल हमें यह हिंट्स देता है, बार बार अब बीसीसी की क्वेश्चन बैंक में जाएंगे तो आरबीआई के गवर्नर कौन है ये सवाल ले लेता है, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। आपको वो पूरा नाम देख जाना होगा। गवर्नर में जो पहला नाम है, ठीक है, जो सबसे अंतिम में है, लेटेस्ट, उनको आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो इस सूची के अनुसार अरूप राय चौधरी गवर्नर कभी नहीं रहे, बाकी विमल जलान, सी रंगराजन, डी सुब्बा राव, ये सभी कभी ना कभी आरबीआई के गवर्नर रह गए। आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी लाती है और जो उनके रेट्स होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखकर जाना चाहिए, ये सवाल हो सकते हैं, राइट। आरबीआई के द्वारा जो रेट्स जारी किए जाते हैं, है ना, जो 2 महीने पर आते हैं, वो आरबीआई गवर्नर के साथ साथ इसके 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, इनके नाम को भी ध्यान में रखकर जाना है, ये भी सवाल हो सकते हैं। ठीक है, आरबीआई का गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और आरबीआई के रेट्स, ये सवाल हो सकता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर, आरबीआई का फुल फॉर्म, आरबीआई का काम, ये सारे काम आरबीआई से ये सवाल होते हैं, बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, ज्यादा डिटेल्स में। अगला प्रश्न, जो प्रायद्वीप प्रायद्वीप भारत की निम्नलिखित 3 नदियों को अपने अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र, अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? तो अमरकंटक से निकलती हैं 3 नदियां। पहला सोन नदी, नर्मदा, नर्मदा और महानदी। ये एक्रोनिम्स है याद करने के लिए, जिसमें सोन नदी जो है वो गंगा में आकर मिल जाती है, तो सोन को तो पता ही है, राइट। नर्मदा, और ये जो महानदी है उसकी ही ट्रिब्यूटरी है जोहिला, इसकी ही ट्रिब्यूटरी है जोहिला। अब अगर मैं देख लेता हूं विकल्प में कहीं महानदी लिखा है सोन नर्मदा के अनुसार, तो उसमें सोन है ही नहीं, गोदावरी कृष्णा कावेरी है ही नहीं, चंबल बेतवा लूनी है ही नहीं।
लूनी निकलती जरूर है, लेकिन ये ये मुख्य नदी नहीं। ठीक है, तो विकल्प ए होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए पिछले सेट में भी मैं रिकॉल कर पा रहा हूं कि ड्रेनेज सिस्टम से काफी सवाल पूछा था, यानी कि 11th की इंडियन ज्योग्राफी बहुत महत्वपूर्ण है, वहां से बहुत भरपूर सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? अब ये क्या है मामला, कब्रिस्तान, डायनासोर का कब्रिस्तान का मतलब क्या? डायनासोर के कब्रिस्तान का मतलब है, पहले इस सवाल को समझ लीजिए कि डायनासोर के बहुत सारे जीवाश्म मिले हैं। कब्रिस्तान का मतलब बहुत सारा जीवाश्म मिला है, फॉसिल्स, है ना, फॉसिल्स। तो ये जो है वो कनाडा के आसपास मोन्टाना एक जगह है, वहां पर मिला है, राइट, मोन्टाना। आप देखेंगे, इससे जुड़ा हुआ तथ्य मैंने आपको रखा, तो ये जीवाश्म और कहीं भी मिले, लेकिन सबसे ज्यादा मोन्टाना में, जो विकल्प था। कनाडा के अल्बर्टा में पाइपस्टोन क्रीक को रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक साथ हजारों डायनासोर के अवशेष मिले हैं। माना जाता है कि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण एक साथ मारे गए थे। भारत में भी ये महाराष्ट्र में, राजस्थान में मिले हैं, अन्य जगह पर रूस के अमूर में या संयुक्त राज्य अमेरिका में और दक्षिण अफ्रीका में मिले हैं। ठीक है, तो ऐसा जो जीवाश्म बहुत ज्यादा एक जगह मिला हो, उसे कब्रिस्तान के रूप में रखा जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हमने ऑडिटर, जो बीएसएससी के द्वारा आयोजित एक परीक्षा थी, उसका दूसरा हिस्सा भी देखा। कुल मिलाकर कोई 80 से ज्यादा प्रश्न होंगे या 80 के आसपास प्रश्न होंगे जो जीएस खंड से पूछे गए। अभी बीएसएससी एक और परीक्षा आयोजित करने जा रही है, बीएसओ की, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो ये दोनों प्रश्न, दोनों जो परीक्षाएं हैं, लगभग एक प्रकृति जैसी हैं। बीएसओ के लिए भी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन था, वो इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स के साथ ऑनर्स या सब्सिडियरी था, और ऑडिटर का भी। तो ऑडिटर के एग्जाम से आप बीएसओ की तैयारी को भी मजबूती दे सकते हैं। धन्यवाद।